ओके अच्छा, अब डेटाबेस के अंदर ना लेक्चर कोई 2 या 1 था जिसके अंदर ना थोड़ी सी थ्योरी कराए थे। और अगर लाइक देखो, क्विज में तो आई नहीं। अगर इस मिड में भी नहीं आएगी तो कभी भी नहीं आएगी। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल इस तरह के सवाल फाइनल में आएंगे। तो अगर आने होंगे तो अभी आने होंगे, तो मैंने कहा इसलिए भी कवर कर लूँ। um, इसके अंदर सबसे पहली बात आ जाती है सुपर कीज़ की। ठीक है, सुपर की क्या होती है? तो लिखा हुआ है सामने, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो। अब वो कॉम्पोजिट भी हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है। मतलब हम प्राइमरी की बना लेते हैं, यूज़र आईडी वगैरह, वो भी एक सुपर की है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं एक गिवन टेबल के अंदर। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर कीज़ 2 पावर n-1 है, क्योंकि अगर n कॉलम्स हैं तो ये उसके तमाम कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मतलब अगर 3 कॉलम्स थे तो ये उसके तमाम कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो विंडो के अंदर हैं। तो इस तरह से ये नंबर यहाँ पे आया। अगर आएगा ये चीज़ें मैंने बताई थी, अगर आएगा तो ये आएगा MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक ही आएगा। उसके अलावा अगर आपको दिया हुआ एक टेबल, जैसे एक टेबल है जिसमें CNIC है, हाइट है, नेशनैलिटी है, आई कलर है, तो इसके अंदर से अगर आपने तमाम सुपर कीज़ निकालनी तो कैसे निकालेंगे? आप बेसिकली एक पास में ना कोई एक एक चीज़ रिमूव करी जाओगे। मतलब इस वाले के अंदर, पहले पास के अंदर मैंने 4 हिस्सों में इसको बांट दिया। एक के अंदर से मैंने CNS निकाली है, एक के अंदर से मैंने हाइट निकाली है, एक के अंदर से नेशनैलिटी निकाली है। इस तरह से मैं लाइक छोटा करी जाऊँगा और मैं हर किसी को असेस करूँगा क्या ये एक सुपर की है, क्या ये एक सुपर की है। तो सबसे पहले अगर आप पूरे कॉलम की बात कर रहे हो, मतलब सारे कॉलम्स मिला के बात कर रहे हो, तो वो हमेशा एक सुपर की होगा। क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अलाउ ही नहीं करते मेरा ख्याल है। वैसे कर लेते हैं कुछ, सीक्वल से रिपीटेशन कर लेता है, रो डुप्लिकेट हो कुछ कर लेते हैं अलाउ ये। लेकिन आम तौर पे ये अलाउड नहीं होता कि आपकी रो डुप्लिकेशन हो रही है। खैर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक ग्रे आउट किया हुआ है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सुपर की नहीं है। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो कोई ऐसे 2 बंदे हो सकते हैं जिनकी हाइट भी सेम हो, नेशनैलिटी भी सेम हो, आई कलर भी सेम हो। लेकिन आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते किसी का CNIC डिफरेंट लाइक सेम हो। ये होना नहीं चाहिए। खैर, अम, इस तरह से आप इसको मज़ीद बांटी जाओगे। आप इस अगर आपके पास एक ऐसा आ गया जो आपको पता सुपर की नहीं है, आपको पता है इसके छोटे वाले इससे भी सुपर की नहीं होंगे। जाहिर सी बात, अगर मिल के सुपर की नहीं बना रहे तो छोटे हिस्सों में भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं तमाम सुपर कीज़ निकालने के। उसके अलावा कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हैं कि कैंडिडेट की क्या होती है। एक कैंडिडेट की ऐसी सुपर की होती है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट एक सुपर की ना हो। मतलब जैसे ये क्या नाम है, आई गेस यहाँ पे कोई इसकी एग्जांपल नहीं है, CNIC है आई गेस। CNIC एक कैंडिडेट की है क्योंकि इसको आप इसका जो प्रॉपर सबसेट होएगा, अच्छा प्रॉपर सबसेट ऐसा सबसेट होता है जो ओरिजिनल सेट के बराबर ना हो और उसके अंदर वही बड़ी सारी एलिमेंट्स हो जो ओरिजिनल सेट में थे। um, तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ, आपके पास ये है CNIC एक सेट के अंदर, तो इसका एक ही प्रॉपर सबसेट बनता है और वो नल है। ठीक है, FI नल सेट बनता है। तो ऑब्वियसली ये तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर नहीं सकता, इसलिए ये एक कैंडिडेट की है। इस तरह से भी है। बट यूजुअली ये बात हो रही होती है कि अगर आपके पास एक कॉम्पोजिट की है, लाइक लेट्स से A1 और A2 मिल के आपकी एक सुपर की बना रहे हैं। ठीक है, इनके 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं, एक है A1 और एक है A2। ठीक है, ये अलग-अलग सेट्स में है। ये प्रॉपर सबसेट्स हो गए इसके। अब अगर ये भी सुपर की नहीं है और ये भी सुपर की नहीं है, लेकिन ये एक सुपर की है, तो ये एक कैंडिडेट की है। अब प्राइमरी की एक ऐसी चोजन कैंडिडेट की होती है जिसकी जो नल नहीं हम करने देते हैं, और ये हम एक टेबल के लिए एक ही रखते हैं। उसके अलावा फॉरेन की का आपको पता ही है, वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मेंटेन करता है वगैरह। उन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अब पहली काफ़ी लेट वीडियो आ रही है, इतनी डिटेल में बताने वाली बात भी नहीं है, आपने समझ आएगी होगी फ़ॉरेन की क्या होती है अभी तक। अच्छा, अब सीक्वल में आ जाते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाले एस्पेक्ट की पहले बात करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ भी करना है, डेटाबेस क्रिएट करनी होगी ऑब्वियसली। तो क्रिएट डेटाबेस MyDB, और उसके बाद हमने उस जो डेटाबेस को बनाया वो यूज़ करेंगे। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर मास्टर DB में बाय डिफ़ॉल्ट काम कर रहा होता है।
खैर ये गो जो होता है ना बीच में, ये बस एक बैच सेपरेटर है। आपने देखा होगा काफ़ी बार कि अगर अभी गो ना डालो ना, आपको ये दो हिस्सों में रन करनी पड़ती है। आपको पहले क्रिएट वाला हिस्सा रन करना पड़ता है, फिर आप यूज़ वाला करते हो। आप ये नहीं कर सकते कि लाइक बस दोनों सिलेक्ट करके एक साथ रन कर दो, क्योंकि वो एक ही बैच में भेज देते हैं, और जब यूज़ माई डी बी चल रहा होता है तब तक क्रिएट नहीं हुई होती। तो गो बेसिकली बीच में कहता है कि आपने पहले पिछले काम ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। इस तरह से अवेट है, क्योंकि थोड़ा सा एसिंक्रोनसली भी बिहेव कर रहा होता है। बैचेस में काम हो रहे होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये डेटाबेस की बात हो गई। अब आपने एक टेबल क्रिएट करना है, वो भी आपको पता ही है। क्रिएट डेटाबेस की जगह क्रिएट टेबल लिख देते हो, टेबल का नाम लिखा। इस तरह से आपने एट्रीब्यूट्स लिखे, डेटा टाइप लिखी, वार्चार के अंदर आपने साइज़ बताना होता है वगैरह। यहाँ पे ना अननेम्ड कुछ कंस्ट्रेंट्स बनी हुई हैं लाइक कॉलम लेवल के ऊपर, ये नॉट नल, प्राइमरी की, यूज़र रैंक वगैरह। इसमें ना थोड़े से मसले आ जाते हैं, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करो मैंने यूज़र रैंक के अंदर से डिफ़ॉल्ट वाला बाद में हटाना हो, तो मुझे नहीं पता इस कंस्ट्रेंट को मैं किस तरह से रिमूव कर सकता हूँ, मुझे इसका नाम नहीं पता। लेकिन अगर मैंने नेम किया हो ना इस तरह से, लाइक मैंने इस तरह से सारा लिखा हो, कंस्ट्रेंट पी के अंडर स्कोर यूज़र प्राइमरी की, या कंस्ट्रेंट डी एफ अंडर स्कोर यूज़र अंडर स्कोर रैंक डिफ़ॉल्ट एन, तो अगर मैंने इनको कभी जाके ड्रॉप करना हो कंस्ट्रेंट्स को, तो मैं कर सकता हूँ। जबकि इसके लिए मुझे नाम चाहिए, वो भी मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा राउंड अबाउट तरीका है। आमतौर पे बेहतर रहता है कि आप काम के लिहाज से नाम रखो, राइट। तो एक ये बात हो गई। ये नीचे आप देख सकते हो, ऑल्टर टेबल यूजेस ड्रॉप कंस्ट्रेंट, और मैंने कंस्ट्रेंट का नाम लिख दिया जो मैंने डिफ़ाइन किया था। तो ये नेम्ड और अननेम्ड के बीच में डिफरेंस है ऑब्वियसली। एक का नाम होता है, एक का नहीं होता, कैसी बात है। अच्छा, फिर टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। टेबल लेवल कॉलम लेवल में एक्चुअली इन इफ़ेक्ट कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लिखने का बस तरीका है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप खाली एक के साथ कर सकते हो और दूसरे के साथ नहीं कर सकते। मतलब फ़र्ज़ करो आपकी प्राइमरी की एक कॉम्पोजिट है, आपका शायद आपके यहाँ पे तो एक सिंगल आईडी है ना। फ़र्ज़ करो आईडी और नेम दोनों आपने प्राइमरी की का हिस्सा बनाना है। आईडी कॉमा नेम, आपने ये जो ट्यूपल है आपने इसको प्राइमरी की कहना। तो इस केस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ टेबल लेवल पे डिफाइन कर सकते हो, और आपको यहाँ पे फिर ना यूज़र आईडी के आगे कॉमा डाल के वो करना पड़ेगा। और यहाँ पे ब्रैकेट हम प्रीटी श्योर मैंडेटरी होती है प्राइमरी की के आगे। अगर नहीं भी होती तो डाल लो, जस्ट बी सेफ लोल। अच्छा, इसी तरह से फिर चेक है वो भी यहाँ पे लग गया, लेकिन कुछ हैं जो नहीं लगते। जैसे नॉट नल है, ये टेबल लेवल पे कभी भी नहीं लगता। इसी तरह से डिफ़ॉल्ट है, वो भी टेबल लेवल पे कभी भी नहीं लगता। तो इनको आपको कॉलम लेवल पे ही करना पड़ता है। कुछ है ना जो आपको कॉलम लेवल पे करना पड़ता है। तो मैं आमतौर पे इस तरह से कुछ कर लेता हूँ कि अक्सर मैं नीचे टेबल लेवल पे नेम्ड रख लिए रिलेटेड, और कुछ हैं अगर जो खाली कॉलम लेवल पे काम करते हैं तो फिर उनको साथ ऐसे ही लिख देता हूँ, लेकिन उनको भी आमतौर पे नेम कर लो। अच्छा जी, ये हो गया टेबल लेवल कॉलम लेवल वाला जो है मजाक। उसके अलावा अगर एक टेबल बन गया हुआ है तो आपने एक नया कॉलम ऐड करना कैसे करोगे? तो ये ऐड का कीवर्ड होता है, ऑल्टर टेबल T1 ऐड कॉलम नेम, और उसके बाद आप यहाँ पे ना उसकी डेटा टाइप बता देते हो जिस जो नया कॉलम डाला है। यहाँ पे भी आप यहाँ पे बताते थे ना कि ये इंट है या varchar है या डेट टाइम 2 है या जो मर्जी है, तो उस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से कंस्ट्रेंट्स भी ऐड कर सकते हो। वो यही है कि वहाँ पे खाली ऐड लग रहा था, यहाँ पे ऐड कंस्ट्रेंट लग रहा है, और आगे आप कंस्ट्रेंट का नाम बताते हो, और वही आगे से सिंटैक्स है। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनका सिंटैक्स थोड़ा सा शायद आपको डिफरेंट लगे। ये प्राइमरी की तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, A1, A2। यूनिक के अंदर ब्रैकेट मस्ट होती है, आपने जिस भी कॉलम के ऊपर यूनिक लगाना है तब भी आपको ये लगाना ही पड़ता है ब्रैकेट। उसके अलावा फॉरेन की के अंदर ये रेफरेंसेस का वर्ड आ जाता है, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट के अंदर ये फॉर भी आ जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस सिचुएशन में फॉर आता है। डिफ़ॉल्ट हम पहले अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे सीधा कॉलम लेवल के ऊपर, वो टेबल लेवल पे नहीं होता। लेकिन जब आप बाहर से ऐड कर रहे हो ना इस तरह से ऑल्टर करते वक्त, तो आपको डिफ़ॉल्ट 0 फॉर कॉलम बताना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बकाया सबसे, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ। अच्छा, उसके अलावा कुछ एक नोटेबल इनकन्सिस्टेंसी है जो मैं शुरू में कंफ्यूज कर देता था, क्योंकि देखो
हम ऑल्टर्ड के अंदर जब कंस्ट्रेंट ऐड करनी होती है तो हम ऐड कंस्ट्रेंट लिख देते हैं, जब हमने कंस्ट्रेंट ड्रॉप करनी होती है तो हम ड्रॉप कंस्ट्रेंट लिख देते हैं, जब हमने कॉलम ड्रॉप करना होता है हम ड्रॉप कॉलम लिख देते हैं। लेकिन जब हमने ऐड कॉलम करना होता है ना, तब हम ऐड कॉलम नहीं लिखते, हम खाली ऐड लिखते हैं। ये मतलब गलत सिंटैक्स है, असल इसका ये पीछे था ये वाला। आ, तो ये एक बस चीज़ थी सिंटैक्स वाइज के यहाँ पे कॉलम नहीं आता फॉर सम रीज़न, यहाँ पे कॉलम का कीवर्ड नहीं आता कॉलम बनाते हुए। उसके अलावा अच्छा जी, नॉट नल कंस्ट्रेंट आफ्टर क्रिएशन, हाँ तो डबल ऑल्टर भी होता है। तो बेसिकली ऑल्टर टेबल यूज़र्स, और उस टेबल के अंदर से आपने एक कॉलम को ऑल्टर कर दिया। अब आपने कॉलम को अगर ऑल्टर किए ना, इसका ये मतलब है कि आप उसको रीडिफाइन बेसिकली कर रहे हो। आप फिर से बताओगे कि इसकी डेटा टाइप क्या है, तो मैंने यहाँ पे वही डेटा टाइप लिख दी जो पहले थे, और आगे मैंने स्पेसिफाई कर दिए साथ नॉट नल। तो अब ये वाला जो कॉलम है ना, इसके ऊपर नॉट नल भी लग गया। और अगर डेटा टाइप्स कंपैटिबल है ना तो डेटा लॉस नहीं होता, लेकिन अगर डिफरेंट हो तो डेटा लॉस हो जाता। उसके अलावा मैं क्या था इसमें, डेटा टाइप चेंज आफ्टर क्रिएशन, हाँ तो इसी तरह से आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर रैंक था कैरेक्टर, मैंने उसको एक इंटीजर बना दिया, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस कोड को मैं रन करूँ ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर ये डिफ़ॉल्ट की कंस्ट्रेंट लगी हुई है जो इसको एक कैरेक्टर बना रहा है। अब आप एक कैरेक्टर साइन करने की कोशिश कर रहा होगा इंटीजर के ऊपर, इसीलिए यहाँ पे ये आ जाता है द ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर यूजर्स अंडरस्कोर यूज़र रैंक अंडरस्कोर ब्ला 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 इज़ डिपेंडेंट ऑन कॉलम यूज़र रैंक। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और अच्छा, ये जो रैंडम जिबरिश आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने खुद नेम नहीं किया था। जब आप खुद नेम नहीं करते तो इस तरह से ऑटो जनरेटेड नाम आ जाता, तो वो थोड़ा सा गंदा होता। वो इस तरह से एरर वगैरह निकलवा के तो ही जाके आपको शायद अंदाज़ा हो कि क्या इसका है, क्या आइडिया। और भी तरीके होंगे लेकिन मुझे नहीं पता। खैर वही वाली बात कि कैन चेंज डेटा टाइप इफ इट वुड फक थिंग्स अप, राइट। तो ये होगी बात। उसके बाद रीनेमिंग का सिंटैक्स है, ये तो रट्टा ही है, ठीक है, कि एग्जीक्यूट एस पी अंडरस्कोर रीनेम टेबल नेम डॉट ओल्ड कॉलम नेम न्यू नेम, और आपने कॉलम इस तरह से, ये रट्टा है। देखना देख लो, याद करना कर लो, आपकी मर्ज़ी। उसके अलावा अब डेटा डेफिनेशन वाले के अंदर यही हिस्सा था, फॉरेन कीज़ वगैरह ऑन कैस्केड वगैरह मैं बाद में थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगा, और इसके अंदर कोई बात करने वाली है नहीं कंस्ट्रेंट्स वगैरह में। स्कीमा हमें समझ आ गया, आपको आता ही होगा। ज़्यादा आपको वैसे भी मसला उसका ही होगा सिलेक्ट वगैरह का, तो भी उस पर आते हैं। उससे पहले बस जल्दी से DDL के अंदर क्या है, इंसर्शन और डिलीशन आपको आती है, लेकिन यही बस दिखाना था कि आप मल्टीपल इंसर्शंस भी इस तरह से कर सकते हो। आपको बार बार अलग क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ती, आप एक ही क्वेरी में सारे डाल सकते हो रोज़। इसी तरह से आप डिलीट फ्रॉम का सिंटैक्स है, वेयर वगैरह। अपडेट का सिंटैक्स है कि फ़र्ज़ करो मैंने यूज़र ID 1000 के लिए उसकी ईमेल चेंज करनी है और उसका यूज़र नेम चेंज करना है, तो उसका ये सिंटैक्स है। तो ये तो बस सिंटैक्स की बातें हो गई ना। अब एक जो कंडीशंस के हवाले से बात है वो हर जगह ही अप्लाई करती है, सिलेक्ट में भी अप्लाई करती है, इधर भी करती है, हर जगह करती है। उसमें एक चीज़ आ जाती है कि जब भी आपने नल के साथ कंपेयर करना है ना, तो आप इज़ नल यूज़ करते हो। आप इक्वल्स नल करोगे वो हमेशा फॉल्स देगा। तो चाहे आपके कॉलम्स में नल हो, राइट। ये जैसे एक एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने जिसकी ईमेल नहीं पड़ी हुई उसकी मैं बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट की ईमेल डाल रहा हूँ यूज़र्स के डेटाबेस के अंदर, राइट। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स नल लगाता ना, ये कुछ भी ना करता, बस लिखा आ जाता 0 रोज अफेक्टेड। लेकिन अगर मैं इज़ नल करूँगा ना तो एक्चुअली वो करेगा जो हम करना चाह रहे हैं। तो नल के साथ कंपैरिजन के वक्त ये इज़ लाजमी होता, ठीक है। उसके अलावा वाइल्ड कार्ड्स आ जाते हैं, अंडरस्कोर, और ये मॉड्यूलो होता है, मॉड्यूलो मैनी के लिए होता है, अंडरस्कोर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स के लिए होता है। तो ये मैंने कहा हुआ है कि आपकी ईमेल के अंदर अगर आपकी ईमेल इस फॉर्म में पड़ी हुई है कि उस इट इज़ नॉट लाइक दिस, ये लाइक का कीवर्ड आता है वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हुए, नॉट लाइक अस। अच्छा, तो अगर वो इस फॉर्म में नहीं है, मतलब एनी अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स एट द रेट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स डॉट एट एनी अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आपने अपडेट करना। मतलब अगर इसके अंदर शायद ऐट ना हो, या अगर इसके अंदर कोई डॉट ना हो, तो फिर वो एक वैलिड ईमेल नहीं हो सकती, हमें पहले ही पता है, तो हम उसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये
कंपैरिजन की चीज़ें होंगी कुछ, और फिर अब ड्रॉप ट्रंकेट डिलीट का डिफरेंस, ये हमें क्विज़ में आया था, 2-3 सेक्शंस को मैम अलीना ने दिया था। यही है कि ड्रॉप जो है वो पूरा टेबल डिस्ट्रॉय कर देता है, ट्रंकेट जो है वो आपका पूरा टेबल डिलीट करता है और बाद में उसी स्कीमा के साथ फिर से क्रिएट करता है। इससे होता है ये कि इफेक्टिवली एम्प्टी हो जाता है आपका टेबल डिलीट हुए बिना। इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर डिलीट हो रहा होता है, लेकिन वो बैक एंड की बात है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। और आगे फिर डिलीट है। अब एक सवाल ये आया था कि चलो डिलीट फ्रॉम टेबल और ट्रंकेट टेबल में क्या फ़र्क है। तो वो उसका आंसर यही था कि डिलीट ओ ऑफ एन में होता है, ट्रंकेट ओ ऑफ वन में होता है। क्योंकि ट्रंकेट में आप पहले सारा कुछ डीएलोकेट कर दो, फिर आप रिक्रिएट करते हो एक नया टेबल। लेकिन डिलीट के अंदर आप रो बाय रो जाते हो और आप उनको हर रो को लैदर करके डिलीट करते हो। तो ज़्यादा एफिशिएंट ट्रंकेट होता है इस मामले में, ये सवाल आया था। और कुछ भी नहीं। अब हम असल काम पे आते हैं, जो जॉइंस वगैरह वाली बातें हैं, ग्रुपिंग वगैरह की बातें हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर बाय, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप प्राइमरी क्राइटेरिया दे दिया कि क्रिएशन टाइम क्या है इस पोस्ट का, और सेकेंडरी क्राइटेरिया दे दिया ऑथर आईडी। इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हो, जितने मर्जी क्राइटेरिया देने दे दो, लेकिन ये लेफ़्ट टू राइट काम करता है। अगर क्रिएशन आईडीज़ क्रिएशन टाइम्स बराबर हैं तो जाके वो आगे देखेगा, वरना सीधी सीधी बात है, जो ज़्यादा बड़ी डेट पे, मतलब ज़्यादा रिसेंटली पोस्ट हुआ था, वो ज़्यादा ऊपर आ जाएगा। ये है यहाँ पर ऑर्डर बाय, तो इतना ही है। उसके अलावा एग्रीगेट फंक्शंस आ जाते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर हमने कुछ देखे हैं, काउंट है, एवरेज है, मिन है, मैक्स है। अब काउंट की कुछ एक प्रॉपर्टी है कि आप अगर एस्टरिस्क डाल दो ना, तो वो नल्स को भी गिनता है, राइट। मतलब वो नंबर ऑफ़ रोज़ आपको दे देता है बेसिकली। काउंट एस्टरिस्क फ्रॉम रिप्लाइज मुझे दे रहा है नंबर ऑफ़ रिप्लाइज। लेकिन अगर मैं लिखूँ काउंट पेरेंट रिप्लाई आईडी फ्रॉम रिप्लाइज, अब कुछ रिप्लाइज होंगे, बेसिकली रिप्लाइज का टेबल यूँ है कुछ, कि उसके अंदर उसकी अपनी आईडी होएगी, ठीक है, कोई टेक्स्ट होएगा, उसके अलावा ये क्या नाम है अपना, पेरेंट रिप्लाई आईडी। मतलब अगर वो थ्रेड हुई हुई है, होता है ना सोशल मीडिया के ऊपर कि ये आपकी पोस्ट है, इसके नीचे आपकी रिप्लाइज हैं। यहाँ पे एक बंदे ने रिप्लाई किया है, उसके नीचे कुछ लोगों ने रिप्लाई किए हैं। ये थ्रेड्स बनी होती हैं पूरी पूरी, कि यहाँ पे किसी और बंदे ने कुछ कहा हुआ है, यहाँ पे किसी और बंदे ने कुछ उसके नीचे कहा हुआ है, और इस तरह से। तो अगर आप इस वाले रिप्लाई को सेव करना चाहते हो ना, इस वाले को जो अंदर है, तो आप उसकी पेरेंट रिप्लाई आईडी क्वालिटी के अंदर कोई नॉन नल चीज़ डाल दोगे, वो आप इसकी आईडी डाल दोगे। फर्स्ट करो इसकी आईडी 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यूँ आप रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपने लाइक टॉप लेवल रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप यहाँ पे नल डाल देते हो। इस तरह से ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अंदर अगर मैं अकाउंट पेरेंट रिप्लाई आईडी डालूँ तो वो नल को नहीं गिनता, वो खाली वो बताता है। तो इससे मुझे टॉप लेवल रिप्लाइज खाली मिल जाएंगे एज अपोज टू ऑल रिप्लाइज, ठीक है। इसी तरह से एवरेज सैलरी, मिनिमम क्रिएशन टाइम, मैक्सिमम क्रिएशन टाइम, अगर आपने निकालना है अर्लीस्ट कौन सा था और लेटेस्ट कौन सा है, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। ओ भाई, मैंने गलती से पेज एंड दबा दी, एक सेकेंड। हाँ, अच्छा जी, एग्रीगेट फंक्शंस हो गए। अब डिस्टिंक्ट का कीवर्ड आया था, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। अच्छा, वैसे डिस्टिंक्ट के अंदर एक चीज़ ये भी है कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट पेरेंट रिप्लाई आईडी डालूँ ना, तो वो डिस्टिंक्ट पेरेंट रिप्लाइज को खाली गिनता है, मतलब डुप्लीकेट्स को नहीं गिनता। इसी तरह से डिस्टिंक्ट यहाँ पे जब अप्लाई होता है तो यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट ऑथर आईडीज़, मतलब अगर आपने ये बेसिकली ये है कि लिखा ही हुआ है ऑल यूजर्स हु हैव मेड पोस्ट्स। आपके सामने एक क्वेरी पड़ी हुई है, आपने लाइक देखा, अच्छा फ्रॉम से शुरू होती है ना, फ्रॉम पोस्ट्स सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑथर आईडीज़। तो आपके पास पोस्ट का टेबल पड़ा हुआ है, उसके अंदर जाहिर सी बात है मुख्तलिफ यूज़र्स होंगे, एक यूज़र ने मल्टीपल पोस्ट भी डाली हो सकती हैं। तो अगर आप खाली सिलेक्ट ऑथर आईडी फ्रॉम पोस्ट लिखते हैं ना, तो वो डुप्लीकेट्स भी आते हैं। शायद अगर यूज़र 2 ने 2 बार पोस्ट की हुई हैं तो वो 223 करके आ रहा होता, तो वो एक एक्स्ट्रा डुप्लीकेट रो बन के आ रही होती है। अगर हम चाहते हैं कि ये डुप्लीकेशन ना हो तो हम डिस्टिंक्ट डाल देते हैं। और डिस्टिंक्ट जो है ना, वो खाली इस कॉलम के ऊपर नहीं अप्लाई होती जिसके पीछे है, बल्कि सारों पे होती है। मतलब अगर मैं लिखूँ ना सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑथर आईडी क्रिएटेड एट, तो
ये तमाम सिलेक्टेड कॉलम्स के ऊपर डिस्टिंक्शन वाली लगाती है, ये इंडिविजुअल कॉलम के ऊपर नहीं लगाते। तो इस तरह से वो इन दो चीज़ों को कंपेयर करेगा और इनमें से देखेगा डिस्टिंक्ट कौन सी है। अच्छा जी, डिस्टिंक्ट हो गया। और जो मैं पहले बात कर रहा था डिस्टिंक्ट पेरेंट रिप्लाई आईडी वगैरह, उसके अंदर काउंट के अंदर भी वो डिस्टिंक्ट वाली चीज़ आ जाती है। खैर अच्छा, डिस्टिंक्ट हो गया। अब आगे ग्रुप बाय है। अगर मैंने निकालने हो ऑल यूजर्स हु हैव मेड पोस्ट्स, तो मैं पोस्ट के टेबल में जाऊंगा और मैं बस ग्रुप बाय ऑथर आईडी कर दूंगा। इसके अंदर मुझे हर ऑथर का पता चल जाएगा कि ओह, इस ऑथर ने भी पोस्ट की हुई है, इस ऑथर ने भी पोस्ट की हुई है। अगर मैं साथ उनका अकाउंट भी डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से कर दूंगा कि इस यूज़र ने इतने बार पोस्ट की हुई है। अब इसके अंदर मसला थोड़ा सा ये है कि ना, जिस यूज़र ने कोई पोस्ट नहीं की ना, वो पोस्ट के टेबल में उसकी ऑथर आईडी पड़ी नहीं होगी ऑब्वियसली। अगर वो कभी ऑथर था ही नहीं तो उस यूज़र की आईडी पड़ी नहीं होगी। तो ये वाला जो तरीका है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए काम करता है, हु हैव मेड पोस्ट, एटलीस्ट एक पोस्ट बनाई होनी चाहिए। ठीक है। तो ये वाला तरीका ऑल यूजर्स हु हैव मेड पोस्ट्स सिलेक्ट डिस्टिंक्ट के साथ मैं वही काम कर रहा था जो मैंने यहाँ पे किया। मतलब एक काम करने के मल्टीपल तरीके हैं। ये वही काम है ना कि ऑल यूजर्स हु हैव मेड पोस्ट्स, ऑथर आईडी आ गई, सिलेक्ट कर ली यूनिक ऑथर आईडीज़, और यहाँ पे भी मैंने वही किया है, ग्रुप बाय करके भी मेरा रिजल्ट वही आया है। तो ये दोनों वैलिड तरीके हैं इस एक प्रॉब्लम के लिए कि मैंने अगर डिस्प्ले कराने ऑल यूजर्स हु हैव मेड पोस्ट्स। अच्छा, अब ग्रुप बाय लेकिन हम इसलिए खाली यूज़ नहीं करते, हम ऑब्वियसली इस तरह के काम भी करते हैं कि हम आगे एग्रीगेट फंक्शंस लगा देते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आमतौर पे जब हम एग्रीगेट फंक्शंस लगाते हैं तो खाली एक नंबर मिलता है ना, लेकिन ग्रुप बाय की बारी वो हर ग्रुप के साथ वो आगे आ जाता। तो अगर मैं आमतौर पे काउंट लिखूंगा तो ऑब्वियसली मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ खाली मिल जाएंगी पोस्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं इस तरह से करके डालूँ कॉमा करके, तो वो हर के आगे अपेंड हो जाता। और अपेंड होने के अलावा अगर ग्रुपिंग हुई हो तो उस ग्रुप के लिहाज से उस ग्रुप की कैलकुलेशन खाली शो कर रहा होता है, टोटल नहीं बता रहा होता। तो ये बता रहा है कि ऑथर 2 ने कितनी पोस्ट की हैं, 2 की हैं। ऑथर 3 ने कितनी पोस्ट की हैं, 1 की है। अच्छा, उसके अलावा हैविंग है। अब जब भी आपने कभी कंडीशन के अंदर एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना हो ना, तो आप हैविंग यूज़ करते हो। तो ये आपने बेसिकली वेयर वाला काम ही कर रहे हो कि आप नैरो डाउन कर रहे हो। यहाँ पे मैंने कहा कि यार मुझे क्या ये एक पोस्ट वाले यूज़र्स दिखा रहे हो, मुझे खाली वो वाले यूज़र्स दिखाओ जिन्होंने कम से कम एक पोस्ट से ज़्यादा ही की हो। तो ये उसका कोड है। अच्छा, अब एक थोड़ी सी बात है वैसे ना कि आप वेयर इसके बाद नहीं लगा सकते। वेयर अगर आप लगा सकते हो ना, इससे पहले लगा सकते हो। ग्रुप बाय से पहले आता है वेयर, तो ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाती है, असल काम। मैं इसीलिए पिछले वाले काम से स्पीड इन करता हूँ कि वो आपको किसी हद तक आता ही होगा पहले ही। तो अब जॉइंस हैं वो थोड़ा मैं स्लो करके पढ़ा लेता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यही है फंडामेंटली कि आपके पास दो सेट्स पड़े हुए हैं, ए और बी। यहाँ पे ए के अंदर आप देख सकते हो 1 और 2 पड़ा है, बी के अंदर 1 2 और 3 पड़ा है। आप तमाम वो उनके कॉम्बिनेशंस अगर निकालना चाहते हो ना, 1 का बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ और 2 का बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ, तो आप इस तरह से निकालोगे ए क्रॉस बी। तो आप ये वाले एलिमेंट लेते हो, यहाँ पे फिक्स कर देते हो और उसके बाद बारी बारी ये तीनों डाली जाते हो। तो 1 1 1 2 1 3। इसी तरह ये दूसरे एलिमेंट के लिए भी आप ये करते हो। तो इस तरह से आपको सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं इनके, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट फंडामेंटली यही है। तो जब हम इसको सीक्वल में लिखते हैं ना, ये बस एक सेट होने की जगह एक टेबल हो जाता है, और जो अंदर वंस और टूज़ हैं उसकी जगह रोज़ हो जाती हैं। तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स और पोस्ट का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। तो ये हमारे पास आ गया यूज़र 1 पोस्ट 1, यूज़र 2 पोस्ट 1, यूज़र 3 पोस्ट 1, उसके बाद फिर से यूज़र 1 पोस्ट 2, इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन। तो ये वही वाली चीज़ है कि यूज़र 1 पोस्ट 1, यूज़र 2 पोस्ट 1, इस तरह से करके यूज़र 1 पोस्ट 2, यूज़र 2 पोस्ट 2, इस तरह से। अच्छा जी, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसका फ़ायदा क्या है? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये क्या है? बस हर किसी के साथ जोड़ दिया, इसका कोई फ़ायदा है? यहाँ पे देखो, इस पोस्ट का ऑथर कौन है?
ऑथर आईडी 2, और ये दिखा किसके साथ रहे हैं, ऑथर आईडी यूज़र आईडी 1 के साथ भी दिखा रहे हैं, यूज़र आईडी 3 के साथ भी दिखा रहे हैं, सबके साथ दिखा रहे हैं। लाइक अगर मैं इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल यूज़ केस बनाना हो तो हम इस तरह से कर लेंगे ना, वेयर लगा देंगे, ताकि कम से कम अब फ़ायदा हो रहा है हमारे इस प्रोडक्ट का, क्योंकि अब हमने ना न्यू इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं उस पोस्ट के बारे में। तो अब इससे हो ये रहा है कि हर पोस्ट जो है आपकी, उसके ऑथर के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मतलब ये आगे से जो है ये पोस्ट का टेबल ही है, ये सारा टेबल जो है पोस्ट का टेबल ही है, लेकिन अब ये पीछे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ज्वाइन हो गई है पीछे, कि ये जो ऑथर आईडी है आपकी 2, इसके रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मेरे डेटाबेस में पड़ी हुई है। तो मैंने जॉइन का कीवर्ड बोल के बता ही दिया कि क्या है, जॉइन भी यही होते हैं बेसिकली। तो जब आप एक इनर जॉइन लगाते हो ना, उसके अंदर बस वेयर की जगह यहाँ पे ऑन आ जाता है और कॉमा की जगह यहाँ पे जॉइन आ जाता है। अब आप इनर जॉइन लिख दो, खाली जॉइन लिख दो, एक ही बात है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है हमें, इसका फ़ायदा मैं एक बार फिर से बता दूँ। मेरे पास पोस्ट का टेबल पड़ा हुआ है, राइट। मैं चाहता हूँ कि मुझे खाली ये ना पता चले कि ऑथर आईडी क्या है, बल्कि मुझे ऑथर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मैं शो कराना चाहता हूँ। मैं ये भी शो कराना चाहता हूँ कि उसका यूज़र नेम क्या था, उसकी ईमेल क्या थे। तो मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर देता हूँ ऑन ऑथर आईडी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो हमने कॉमन फैक्टर लिया है वो ये लिया है, और हम उस कॉमन फैक्टर की बेसिस के ऊपर इनके अंदर से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। तो ये जॉइंस हैं, फंडामेंटली जॉइंस यही हैं। अब आगे आ जाता है लेफ़्ट जॉइन क्या है। अब वही वाली बात जो मैं पहले कर रहा था कि पोस्ट के टेबल के अंदर जब हम बात करते हैं ना, हम पहले भी यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे ऑथर आईडी 2 रिप्रेजेंट हो रही है, 3 रिप्रेजेंट हो रही है, 1 नहीं रिप्रेजेंट हो रही, 1 का नज़र ही नहीं आ रहा। अगर मैं चाहता हूँ ना कि मेरे रिज़ल्ट के अंदर जो फाइनल रिज़ल्ट है उसके अंदर ये यूज़र भी शो हुए, मैं इसको भी रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, हैशटैग फीमेल रिप्रेजेंटेशन फॉर रियल। तो मैं लेफ़्ट जॉइन लगा लूँगा कि चाहे इंटरसेक्शन ना भी हो इनकी कोई, चाहे इनकी कोई यूज़र आईडी मैच ना भी हो रही हो, आपने इस यूज़र को, हर यूज़र को लाजमी रिप्रेजेंट करना, चाहे आगे बेशक ना लगा दो, ठीक है। तो ये हो गए लेफ़्ट जॉइंस। इसी तरह राइट जॉइन होता है, वो बस लिटरली बस ऑर्डर का डिफरेंस है, तो उसके अंदर कोई ख़ास बात करने वाली नहीं है। लेकिन जब आप एक लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन का यूनियन लेते हो ना, तो आपके पास फुल जॉइन आ जाता है। अच्छा, ये यूनियन वगैरह सेट ऑपरेशंस भी हैं इंक्लूडेड, मैंने स्लाइड्स में डाले नहीं हुए, लेकिन वो इस तरह से है कि लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट, उसके अलावा डिफरेंस है, इस तरह से था आई थिंक, इसी तरह से था। तो ये भी चीज़ें होती हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर ये यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी आपको। खैर, अच्छा वापस आ जाते हैं जॉइंस के ऊपर। अब हमने अभी तक किया क्या है, हमारे पास एक टेबल था यूज़र्स का, एक टेबल था पोस्ट का। हम चाहते थे कि हर पोस्ट के साथ ना उसके यूज़र की इन्फॉर्मेशन आए, लेकिन अगर कोई यूज़र है ना जिसने कोई पोस्ट नहीं भी की हुई, कम से कम वो यूज़र रिप्रेजेंट तो है ना टेबल के अंदर, तो ये वो है। इसी तरह से अगर कोई पोस्ट है जिसका यूज़र शायद डिलीट हो गया हो और हमने नल कर दिया हो, तो हम इसके अंदर राइट जॉइन लगा सकते हैं, राइट। मेरे डेटाबेस में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं थी जिसके अंदर मैं काम कर रहा था, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे पोस्ट आ गई और यहाँ पे ऑथर आईडी नल पड़ी हुई, इसलिए पीछे सारा नल हो गया, तो ये राइट जॉइन हो गया। अब अगर आप इन दोनों तरह के जॉइंस का यूनियन ले लो, तो आपके पास फुल आउटर जॉइन आ जाता है। आप उसको फुल जॉइन लिखोगे तो भी हो जाएगा। तो ये हो गए सारे जॉइंट्स की किस्में। अब इनकी एप्लीकेशन पे आता है। इसके लिए मैं जे सेक्शन की एक असाइनमेंट थी, मेरा प्रीटी श्योर जे की है, और भी कुछ सेक्शंस होंगे, मुझे नहीं पता किसकी है, मेरे दोस्त से मिली थी। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी सॉल्व की थी, तो मैंने कहा मैं उससे मेरी प्रैक्टिस भी हो गई थी, तो शायद आपकी भी हो जाए। अब उन्होंने ना एक स्कीमा दिया हुआ, अब जो सारी हमने क्वेरीज लिखनी है ना जॉइंस वाली, वो इस स्कीमा के मुताबिक होंगे। बेसिकली स्टूडेंट का टेबल है, कोर्स का टेबल है, डिपार्टमेंट का टेबल है, इंस्ट्रक्टर का टेबल है, सेक्शन का टेबल है, रूम का टेबल है, एनरोल का टेबल है। मतलब स्टूडेंट के अंदर क्या पड़ा जी, स्टूडेंट आईडी पड़ी है, नेम पड़ी है, डिपार्टमेंट पड़ा है, एज पड़ी है, जीपीए पड़ी है। आपको ये नहीं पता इस टेबल से कि स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है, या किस टीचर से पढ़ता है, या किस कमरे में पढ़ता है। उसके लिए आपको इन टेबल्स में देखना पड़ेगा। स्टूडेंट आईडी, एनरोल्ड, सेक्शन, ये आपको सेक्शन आईडी की तरफ भेज रहा है, यहाँ से आप सेक्शन आईडी में चले जाते हो। सेक्शन आईडी के अंदर आपको
से आपको ये चीज़ें पता चलती हैं, आपको इतने लंबे रास्ते से जाके पता चल रहा है कि इंस्ट्रक्टर क्या है। तो ये इस तरह से ही पड़ा होता है रियल डेटा बेसिस के अंदर, तो बहुत ज़्यादा जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू हो। फाइंड द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स who have a GPA greater than 3 and are enrolled in a class taught by आमिर। पहला हिस्सा अगर हम इसका देखें ना बहुत ईजी लगता है। फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव GPA ग्रेटर देन 3, चलो ठीक है बहुत ईजी हो गया, बस इसके अंदर वेयर GPA ग्रेटर देन 3। लेकिन असल हिस्सा ही सवाल का ये है, आर इनरोल्ड इन अ क्लास टॉट बाय आमिर। अब आपने ये करना है, ये कैसे करोगे? थोड़ा सोचो ज़रा। लाइक आपके पास स्टूडेंट का टेबल है, आपके पास इनरोल्ड का टेबल है, लेकिन अगर हम खाली स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की बात करें, हमने इन दोनों के बीच में कोई तरीका निकालना ना कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन जॉइन हो सकें। लाइक हम चाहते हैं कि इंस्ट्रक्टर नेम डिस्प्ले हो हर स्टूडेंट के साथ। अब एक स्टूडेंट को मल्टीपल इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, तो हम सेक्शंस को देख लेते हैं। तो सेक्शंस के अंदर आपकी सेक्शन आईडी भी पड़ी है और इंस्ट्रक्टर आईडी भी पड़ी है, और हमारे पास इनरोलमेंट का टेबल भी पड़ा है। तो ये जो अजीब सा सारा गुचमुच हुआ है, आपने इनको जोड़ना, तो किस तरह से करना वो इस तरह से करना। सबसे पहले हम टेबल ले लेते हैं स्टूडेंट्स का, इसको हम ज्वाइन करते हैं इनरोल्ड के साथ। अब इससे फ़ायदा ये हुआ है बेसिकली कि आपके पास पहले खाली ये आईडीज़ पड़ी हुई थी, लेकिन अब हम GPA वगैरह भी डाल सकते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट आईडी पड़ी हुई थी इनरोल्ड के अंदर खाली, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जगह स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आए और फिर आया कि किस सेक्शन में पढ़ना है। तो मैंने ये दो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ज्वाइन करना था, इसीलिए मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से फिर मैं उस टेबल को जो मुझे ज्वाइन करने के बाद मिला है उसको मैंने सेक्शन के टेबल से भी ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मैं खाली आईडी नहीं चाहता, मैं डिटेल्स चाहता हूँ सेक्शन की, कि अच्छा ये स्टूडेंट पढ़ रहा है तो किस सेक्शन में पढ़ रहा है। मैं खाली आईडी का क्या करना है, मुझे एक्चुअल डिटेल्स बताओ, नेम क्या है, टाइम क्या है वगैरह, इंस्ट्रक्टर कौन पढ़ा रहा है। अब इसके अंदर भी मुझे इंस्ट्रक्टर आईडी मिलती है, नाम नहीं मिलता। मैं तो आमिर का देखना ना, तो इसीलिए मैं एक और ज्वाइन लगा देता हूँ रिजल्ट के ऊपर। तो ये कोई 4 टेबल आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। आप इसको इस तरह से देखो कि इंस्ट्रक्टर था मेरे पास, मैं इसको मल्टीपल तरीक़ों से कर सकता हूँ, ये ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हो अगर आप सही तरीके से कर रहे हो। वो ऑब्वियसली केस के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से कर रहे हो, बट लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप इसी बात के थ्रू जाओ। अच्छा, और आगे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वेयर लगा दिया S.GPA ग्रेटर देन 3 एंड डॉट इंस्ट्रक्टर नेम इक्वल्स आमिर। अच्छा, ये जो मैं बार बार ऑन के आगे N.STD स्टूडेंट ID इक्वल्स E डॉट स्टूडेंट ID लिखा हुआ है ना, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली स्टूडेंट ID भी लिख दूँ ना तो भी चल जाएगा। इसकी वजह ये है कि इनके नाम सेम है, ठीक है, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देगा। लेकिन बेहतर होता है कि आप ये एलिसिस के साथ आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करो, ताकि वो भी कंफ्यूज ना हो, कोई एरर का चांस हो ही ना। तो ये ज्वाइन का एक सवाल हो गया, ठीक है, बड़ा लाइक एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है, बस हमने इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ, आप इनरोल्ड से फॉर एग्जांपल शुरू किया, हम चाहते हैं कि हम देखें किस किस के अंदर स्टूडेंट इनरोल्ड है सेक्शन के अंदर, ताकि हम उससे इंस्ट्रक्टर निकाल सकें। तो हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ कि ये स्टूडेंट इस सेक्शन में इस इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहा है, तो वो अब एक टेबल में आ गई है। इस तरह से हम इंक्रीज़ कर ही जाते हैं कि अब ये भी डालो, अब ये भी डालो, अब ये भी डालो, तो हम इस तरह से इन्फॉर्मेशन ज्वाइन करते रहते हैं। अब अगला सवाल है एक, बीच में काफ़ी ज़्यादा आसान से थे इसलिए मैंने स्किप किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड इन 2 क्लासेस दैट मीट एट द सेम टाइम। ठीक है, मीट एट द सेम टाइम मतलब क्लैशेस आ रहे हैं। मतलब अगर आपका कोई एक ऐसा स्टूडेंट है ना जिसने 2 कोर्सेज इनरोल किए हुए हैं और वो दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं, आपने उन स्टूडेंट्स को बस डॉक्स कर देना, ठीक है, आपने उनका नाम बता देना। तो ये कैसे करेंगे? अब वही आपके पास स्कीमा पड़ा हुआ है, आप खुद भी सोच लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देखना चाह रहे हैं सेक्शंस के अंदर टाइम पड़ा हुआ है ना, हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली चाहेंगे कि हमने नाम प्रिंट करना है, फिर हमें इनरोलमेंट भी चाहिए होगी, तो उसी तरह से लास्ट टाइम की तरह हम इनरोल कर देते हैं, फिर हम सेक्शन के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो टेबल है ना, उसके अंदर हर स्टूडेंट के हर रजिस्ट्रेशन के लिए एक रो है, और वो बताया हुआ स्टूडेंट और सेक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है हमारे पास। अब ये हमारे पास था सिचुएशन, स्टूडेंट एस ज्वाइन
ऑन इनरोलमेंट और सेक्शन, ये हमने अभी तक किया। उसके बाद हमने जो असल काम अब किया वो हमने किया ग्रुप बाय। ठीक है, हमने ग्रुप बाय कर दिए स्टूडेंट आईडी और टाइम। अभी ये स्टूडेंट नेम भूल जाओ। इससे होगा ये कि वो तमाम रोज़ जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी और टाइम एक ही है वो एक साथ ग्रुप टुगेदर हो जाएंगे। अगर ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी ग्रुप है जिसके अंदर इंटरनल काउंट एक से ज़्यादा है, अच्छा थोड़ा ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता जा रहा है, आई गेस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास मेरे पास डेटाबेस अगर होती ना मैं रन करके दिखा देता, शायद ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छा, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पड़ी है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे पड़ा है कि नेम क्या है स्टूडेंट का, उसके अलावा आपके पास पड़ा हुआ है कि वो किस टाइम पे उसका ये कोर्स किस सेक्शन में पढ़ रहा है, किस कमरे में पढ़ रहा है, किस टाइम पे पढ़ रहा है। तो अगर मेरे पास, मैं अपनी बात करूं, मैं जी सेक्शन के अंदर सुबह 8:30 पे पढ़ता हूँ कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से मैं ही एक और कोर्स पढ़ता हूँ एज अ पार्ट ऑफ द सेम सेक्शन 10 बजे, राइट। इस तरह की मेरे पास इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब अगर मेरे पास क्लैश होएगा ना तो वो इस तरह से हुआ होगा कि अभी जी सेक्शन में 7-10 बजे कोई और में किसी और भी कोर्स में इनरोल्ड है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर ना हम शायद सेक्शन डिफरेंट हो, मैं एज के साथ हूँ क्योंकि जी का तो हो ही नहीं सकता ना। तो इस सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि ये दोनों इसके अंदर कॉमन है, जो कि नहीं होने चाहिए। हर किसी का यूनिक होना चाहिए। हर किसी, अगर हम इनको ग्रुप टुगेदर करें ना बेस्ड ऑन नेम एंड टाइम, हर किसी का हमेशा एक होना चाहिए मैक्सिमम। इस केस के अंदर हमारे पास मल्टीपल आ रहे थे तो हमने उन सबको ड्रॉप कर दिया। बेसिकली हैवन के अंदर हमने चूज़ कर दिया, सिलेक्ट कर लिए कि खाली वो वाले दिखाओ जिसके अंदर वायलेशन आ रही है, फिर आप वो स्टूडेंट नेम प्रिंट कर देते हो। अच्छा, अब ग्रुप बाय के अंदर ना आप अगर स्टूडेंट आईडी डालते हो और टाइम खाली डालते हो, आप ये नहीं कर पाओगे, वो आपको करने ही नहीं देगा। इसीलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम खुद ही डाल देते हैं। अब इसकी थोड़ी सी वजह है, आप अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट नेम की जगह जीपीए लिख देता, सॉरी यहाँ पे नहीं, फ़र्ज़ करो यहाँ पे खाली स्टूडेंट इधर लिख देता, हाँ यहाँ पे मैं जीपीए लिख देता। अब ग्रुप टुगेदर मैंने किस बेसिस पे किया हुआ, स्टूडेंट आईडी और टाइम की बेसिस पर। अब आई गेस ये अच्छी एग्जांपल नहीं है। आप फ़र्ज़ करो मैंने खाली टाइम की बेसिस के ऊपर किया हुआ, एक टाइम पे होने वाली सारी क्लासेस आ रही हैं इस तरह से कि 8 बजे इतनी क्लासेस होती हैं, इतने बजे क्लासेस होती हैं, ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ जी सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती क्योंकि एक टाइम पे मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, कैसे शो होएगा, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता, तो वो आपको ये करने ही नहीं देता। तो आपको खाली अलाउड होते हैं यहाँ पे इस फील्ड के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस, और ये जो आपने ग्रुप टुगेदर के अंदर चीज़ें यूज़ की हैं, स्टूडेंट आईडी हो सकती है और टाइम हो सकता है। अगर मैं खाली स्टूडेंट आईडी डालता ना यहाँ पे, अगर मेरे पास इस तरह से कोड लिखा हुआ तो मैं ये नहीं कर पाता, तो मुझे यहाँ पे खाली स्टूडेंट आईडी करना पड़ता है। अब इसमें मसला ये है कि उन्होंने आपसे पूछा हुआ है नाम बताओ, तो अब वो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो मैंने यहाँ पे इसका एक हल ये निकाला है कि ना मुझे पता है कि एक स्टूडेंट आईडी अगर डिफरेंट है ना तो उसका नेम वो एक ही बात है। ये एक सुपर की है और इसका कॉम्पोजिट भी किसी के साथ बना हुआ सुपर की ही होगा, तो ये एक्चुअली एक ही किस्म के एंटिटी को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर ग्रुपिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये एक्स्ट्रा एक लेयर आ गई है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा फाइंड द नेम्स ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स हु टीच इन एवरी रूम इन विच सम सेक्शन इज टॉट। आपके पास तमाम रूम्स पड़े हैं जिसके अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपके पास सारे इंस्ट्रक्टर्स पढ़े हैं और आपके पास सारे सेक्शंस पढ़े हैं। आपने बताना है कि तुम वो इंस्ट्रक्टर्स बताओ जो लिटरली हर कमरे में पढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम है, तो इसका ये सोल्यूशन है। आपके पास इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर्स का टेबल है, आप उसको ज्वाइन करते हो सेक्शन के साथ, ताकि आपके पास कंप्लीट, आपने नाम भी बताना है ना, इसलिए सबसे पहले इंस्ट्रक्टर डाला है। आई गेस इसको समझने के लिए बेहतर तरीका ये होगा कि मैं ये पहले डाल दूँ, ये एक ही चीज़ है वैसे।
लेकिन दिखने में शायद ज़्यादा आसानी हो, समझने में आसानी हो। आपके पास ओरिजिनली सेक्शन का टेबल है, इसके अंदर इंस्ट्रक्टर आईडी पड़ी हुई है। मैं आईडी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इसका नाम भी आ गया है। तो मैं आगे जॉइन इन्फॉर्मेशन करता हूँ कुछ, कि मैं इंस्ट्रक्टर का टेबल भी आगे जोड़ देता हूँ इंस्ट्रक्टर आईडी के साथ मैच करके। तो अब उस इंस्ट्रक्टर आईडी की जगह उसके इंस्ट्रक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है आगे, इंस्ट्रक्टर नेम भी आ गया, डिपार्टमेंट भी आ गया। तो सेक्शन का ही टेबल है, बस वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने बताना है कि वो तमाम इंस्ट्रक्टर्स जो हर कमरे में पढ़ाते हैं। तो अगर मैं इंस्ट्रक्टर आईडी से ग्रुपिंग करूँ ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैं उसके ऊपर काउंट लगाऊँ इस तरह से करके, तो कि ये इंस्ट्रक्टर कितने कोर्सेज पढ़ाता। अगर वो नंबर ऑफ कोर्सेज जो हैं वो मतलब अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल है समझाना, बट कोड पढ़ के ही समझ आएगी। तो आई गेस मैं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से हट के ना सीधा कोड के ऊपर आता हूँ। अगर मैं एक सीक्वल क्वेरी हूँ, मैंने रन होना शुरू होना है फ्रॉम से, ठीक है। सबसे पहले ओ भाई सेक्शन का टेबल हमारे पास आ गया, फिर हमने वो उसी तरह से पहले मैंने बताया था इंस्ट्रक्टर की इन्फॉर्मेशन मैंने आगे ज्वाइन कर दिया ताकि डिटेल्स आ जाए। अब ग्रुप बाय लगाया मैंने। अब बेसिकली मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रोज थे, क्योंकि एक रो इस वक्त इस टेबल के अंदर ना एक रो रिप्रेजेंट कर रही है एक सेक्शन, राइट। फ़र्क यही है कि बस मैंने इंस्ट्रक्टर आईडी की जगह आगे इंस्ट्रक्टर का नेम वगैरह भी अपेंड कर दिए आगे एक्स्ट्रा कॉलम्स लगा के। तो एक रो रिप्रेजेंट करती है एक सेक्शन। अब मैं अगर ग्रुप टुगेदर कर दूँ ना बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्टर आईडी, ये उस इंस्ट्रक्टर के तमाम सेक्शन आ जाते हैं मेरे पास। अब आपको पता ही है कि लेकिन मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो कुछ ख़ास मुझे मिलेगा नहीं। अगर मैं खाली इतना रन करूँगा ना, मुझे खाली इंस्ट्रक्टर्स के नाम मिल जाएंगे। बहुत ही यूजलेस किस्म की क्वेरी होगी। हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह ये रहे हैं कि हमें तमाम कमरों के अंदर जो लोग हैं ना, सॉरी तमाम कमरों के अंदर तमाम कमरों में पढ़ाते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन भी लगानी है हमने खाली नाम नहीं प्रिंट कर देना। तो वो हैविंग में आ जाता है कि अब हमने करना किस तरह से। अब इस ग्रुप के अंदर इंटरनल जो हमने वर्किंग करनी है, इस एक आयत इंस्ट्रक्टर है आपके पास, ठीक है, उसके डिस्टिंक्ट रूम्स जिसमें वो पढ़ाता है, काउंट डिस्टिंक्ट जो होता है ना, वो डिस्टिंक्ट रूम्स हैं जिसके अंदर एक इंस्ट्रक्टर पढ़ाता है। आयत इंस्ट्रक्टर, लेट्स से मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं अगर चार क्लासेस पढ़ाता हूँ, वो तीन जो हैं वो डिफरेंट रूम्स में, एक डुप्लीकेट आ रहा है, तो ये खाली मुझे 3 देगा मेरे लिए। तो अगर 3 इक्वल्स द नंबर ऑफ टोटल रूम्स, तो फिर मैं एक ऐसा इंस्ट्रक्टर हूँ जो तमाम पॉसिबल रूम्स में पढ़ाता है। ये इस तरह से। अच्छा जी। और ये आगे इंस्ट्रक्टर ने मतलब वही वाला काम है कि ताकि मैं डिस्प्ले करा सकूँ। अच्छा जी। अब सेल्फ ज्वाइन के लिए मुझे कोई एग्जांपल नहीं मिला। मैं जीपीटीसी का यार कोई जल्दी से एग्जांपल दो। तो उसने कहा था फाइंडिंग एम्प्लॉयज़ विद द सेम मैनेजर। तो अगर आपने तमाम पॉसिबल कपल्स निकालने हैं जिनके सेम मैनेजर हो, मैं यहाँ पे वो वाला कपल नहीं कह रहा। अच्छा, सिलेक्ट, ये तो कॉलम्स है ना, अभी इसको नहीं देखना हमने, हम पहले फ्रॉम को देखेंगे। एम्प्लॉयज़ का टेबल है, हमने उसको एलियस दे दिया E1। फिर हम एम्प्लॉयज़ का टेबल एक और खोल रहे हैं, लेकिन उसका एलियस डिफरेंट है। तो ये 2 डिफरेंट टेबल्स हैं लॉजिकली स्पीकिंग। है वैसे एक ही टेबल, बट लाइक यू नो E1 E2, ठीक है, और वो दोनों डुप्लीकेट टेबल्स हैं समझ लो। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, और बाद में वेयर हम लगा रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम इसको, मैं इस तरह से समझता हूँ कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है यहाँ तक, और आपने वेयर के अंदर ना मैनेजर आईडी कॉमन देखी है। मतलब आपके पास इस तरह से वो ABC कहाँ पर गया मेरा, ये रहा पीछे, ये मैं थोड़ा सा बाहर ही आ जाऊँ। E1 और E2 और मैनेजर आईडी की बात हो रही है ना। ये एम्प्लॉय 1 है, ये एम्प्लॉय 2 है। वैसे तो असल में दोनों A ही हैं, A क्रॉस A है। तो A क्रॉस A से आपको तमाम इस तरह से कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे।
अब इन तमाम कॉम्बिनेशंस के अंदर वो ऐसे दो एम्प्लॉयज़, क्योंकि इसके अंदर हर ट्यूपल दो एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये एम्प्लॉय वन का एम्प्लॉय वन के साथ, एम्प्लॉय वन का एम्प्लॉय टू के साथ, एम्प्लॉय टू का एम्प्लॉय वन के साथ। तो इसके अंदर हर रो के अंदर उनकी मैनेजर आईडीज़ भी पड़ी हुई हैं। अगर मैनेजर आईडी सेम है, इसका मतलब है कि उन हमारे पास दो एम्प्लॉयज़ आ गए जिनकी मैनेजर सेम है, राइट, ऑब्वियसली। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अब आगे इन्होंने जो जॉइन लगाया है वो बस उसका नाम वगैरह दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि हमने मैनेजर आईडी का क्या करना है यार, पूरा नाम वगैरह दिखाओ। तो इसीलिए ताकि हम आगे ऊपर ये कर सकें। अब हम आ जाते हैं वेयर के ऊपर। वेयर जो है ना वो बेसिकली खाली डिस्टिंक्टली काम के लिए है। आप ये वेयर की जगह आप खाली यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी लिख दो ना तो शायद नहीं चलेगा, क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है। अच्छा खैर, बेसिकली ये है कि 1 2 और 2 1 बेसिकली एक ही चीज़ है। अगर मैं कहता हूँ आप और मैं एक ही मैनेजर के अंडर काम करते हैं, और मैं एक तरफ कहूँ कि मैं और आप एक ही मैनेजर के अंडर काम करते हैं, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया सेंटेंस में, बस ऑर्डर चेंज है, और इस ऑर्डर चेंज होने की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो वो डुप्लीकेट्स क्यों आए? मतलब इस तरह से जो टेबल होगा ना उसके अंदर डुप्लीकेट्स आ रहे होंगे इस तरह से, तो हमने उनको एलिमिनेट करना है। उसके अलावा इसके अंदर सेल्फ भी बार बार आ रही होगी, हर एम्प्लॉई बार बार अपने साथ भी तो हुआ होगा ना, तो वो भी फिर से आ रहा होगा। तो उन सब को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि E1 डॉट एम्प्लॉई आई डी इज़ लेस देन E2 डॉट एम्प्लॉई आई डी। ओके, होपफुली थोड़ी बहुत जॉइंट्स की समझ आ गई हो। अगर नहीं आई तो इतना भी मसला नहीं है, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर मिड जो था पिछला वाला वो इससे ज़्यादा आसान था, तो अब मिड के ऊपर आ जाता है। जो पिछले साल का मिड था ना उसके अंदर ये एक स्कीमा दिया हुआ था टेबल का, पूरा आपको डेटाबेस का सिस्टम उसने समझाया हुआ था कि मेरी इस तरह से डेटाबेस है, उसके अंदर नल का ये मतलब, इसका ये मतलब है, और आपसे कुछ क्वेरीज वगैरह लिखवाई थी, इस तरह के काम है उस टेबल के ऊपर ही। टेबल वही रहा था, ठीक है, डेटाबेस वही रही थी। अब ये डेटाबेस है क्या? पोस्ट पड़ी हुई है, रिप्लाइज पड़े हुए हैं, यूज़र्स पड़े हुए हैं। वही वाली बात कि स्टैक ओवरफ्लो की तरह का एक मैसेजिंग फॉर्म है, उसके अंदर आपके पास यूज़र्स होंगे, आपके पास पोस्ट्स होंगी, पोस्ट के नीचे रिप्लाइज होंगे, और जो मैं पहले बात कर रहा था पेरेंट रिप्लाई आईडी वगैरह, ये वही वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई खास देखने वाली बात नहीं है, देखना देख लो। अब सीधा पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर हम। um, इन्होंने कहा हुआ है कि इसके अंदर सारी फॉरेन कीज़ आपने लगानी है, और फॉरेन कीज़ के अंदर आपने चूज़ करना है ऑन डिलीट कैस्केड एंड ऑन अपडेट कैस्केड। अभी इसके ऊपर आते हैं ये क्या है। और आपने बताना ये इन तीनों टेबल्स के लिए। तो अब हम पहले यूज़र का टेबल देखते हैं, इसके अंदर कहीं फॉरेन की कोई नज़र आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, ईमेल है, जेंडर है, यहाँ पे कोई भी किसी और टेबल की रेफरेंस नहीं है, तो इसमें कोई फॉरेन की नहीं लगेगा। फिर हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। अब पोस्ट के अंदर अगर आप गौर से देखो ना तो ऑथर आईडी पड़ी हुई है, वो एक फ़ॉरेन की होगी, राइट। तो हम यहाँ पे एक फ़ॉरेन की लगा देते हैं। हम कहते हैं ठीक है यार, फॉरेन ऑल्टर टेबल ऐड कंस्ट्रेंट करके इस तरह से कर लो। आपने एक फ़ॉरेन की अप्लाई कर दी, ऑल्टर टेबल पोस्ट ऐड कंस्ट्रेंट, फ़ॉरेन की का नाम फ़ॉरेन की, उसके बाद ऑथर आईडी, रेफरेंसेस, यूज़र आईडी। अब इन्होंने कहा है ऑन डिलीट कैस्केड एंड ऑन अपडेट कैस्केड भी आपने अप्लाई करना है इस पर। तो हम वो आगे एज इट इज़ लिख देते हैं, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। इससे होगा ये कि अगर यूज़र का जो टेबल है, आई गेस यहाँ पर दिखाता हूँ, ये आपके पास पोस्ट का टेबल है, ये आपके पास यूज़र का टेबल है, ठीक है। मैं इतना पूरा क्यों लिखा, पी यू लिख देता खाली। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली कोई फॉरेन की पड़ी हुई है जो ऑथर आईडी बता रही है, ये वाला कॉलम, राइट। इस कॉलम के अंदर अगर 1 पड़ा होगा तो यहाँ पे फर्स्ट वाला रेफरेंस हो रहा है, 2 पड़ा होगा तो 2 वाला हो रहा है, हो सकता है 2 ने फिर से एक और बार बनाया हो तो इस तरह से हो रहा है, यूँ है ना, ये उधर कोई जा रहा, भरोसा रखो। अच्छा, यूँ फॉरेन की का सिस्टम हमने बना लिया। अब होगा ये कि अगर ये आईडी चेंज होती है, मैं अगर ये रिमूव करके इसको कहता हूँ इसकी नई आईडी, इसकी आईडी 6 है, तो ऑन अपडेट कैस्केड ये करता है कि वो यहाँ पे तमाम जगह जहाँ पे 1 रेफरेंस हो रहा था ना उसको भी 6 कर देगा। अगर ये मैं 1 की जगह 2 पे अप्लाई करता, यहाँ पे मैं 6 आईडी नहीं दे दी है, तो ये सारी चेंज होकर ये भी 6 बन जाते हैं। ये है ऑन अपडेट कैस्केड। इसी तरह ऑन डिलीट कैस्केड में ये है कि अगर मैं 2 डिलीट कर दूँ, ये पूरी रो डिलीट कर दूँ,
तो इस वाले टेबल के अंदर भी ये सारी रोज डिलीट हो जाएंगे, ये ऑन डिलीट कैस्केड है। तो मतलब अगर रेफरेंस्ड एंटिटी जो है वो डिलीट हो जाए तो रेफरेंसिंग एंटिटीज़ भी डिलीट हो जाए। ये है ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड। तो एक तो ये हो गया ना, चलो ठीक है। अब रिप्लाई पे आते हैं। रिप्लाई के अंदर हम देखें तो पोस्ट आईडी है, तो ये एक फॉरेन की होगी पोस्ट की। उसके अलावा एक ऑथर आईडी है यूज़र के। उसके अलावा पेरेंट रिप्लाई आईडी है, वो अपने ही तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा आ गई। तो अब ये इसका सोल्यूशन मैं आपका अब ज़्यादा ही हवा में बातें कर लें, अब कोड भी दिखा दूँ। तो ये पहले वाली जो फॉरेन की बात हो रही थी ये वो है। अब यहाँ पे ऑल्टर टेबल रिप्लाइज ऐड कंस्ट्रेंट। अच्छा हाँ, ये मैंने यहाँ पे दिखाना था कि आप एक कंस्ट्रेंट के नाम के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें भी डाल सकते हो। ये सारी जो है ना ये एक नाम के अंदर बन जाएंगे, ये एरर नहीं देते, बस एक कूल फीचर थे। एनीवेज वैसे ये कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए प्रॉब्ली, क्योंकि बेहतर है अगर आपने स्पेसिफिकली ऑथर आईडी वाली फॉरेन की डिलीट करनी हो वगैरह तो अलग नाम ही देने चाहिए। बट मकसद ये था कि पता चल जाए कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इन सब के लिए अलग अलग क्वेरीज लिखें, एक ही क्वेरी में हो जाएगा। अच्छा, ऑथर आईडी के ऊपर हमने लगा दी फॉरेन की और हमने ऑन डिलीट अपडेट कैस्केड लिख दिया। पोस्ट आईडी के ऊपर हमने लगा दिया पोस्ट आईडी ऑन डिलीट अपडेट कैस्केड। इस तरह से हमने सारे कर दिए। लेकिन अच्छा, सोल्यूशन जो था ना इसका, जो मैम अलीना ने शेयर किया था, मैम अलीना ने हमें सारे पास पेपर्स भेजे हुए थे, साथ उनके सोल्यूशन भी कुछ थे कुछ के। तो इसका जो सोल्यूशन था ना उसके अंदर, उसमें यही लिखा हुआ था। लेकिन जिसने डीबी लैब का प्रोजेक्ट शुरू किया ना उसको पता होगा ये नहीं चलेगा, उसको इस तरह का कोई एरर आ रहा होगा। अभी नीचे डायग्राम भूल जाओ, ये है इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऑन टेबल रिप्लाइज मे कॉज साइकिल्स और मल्टीपल कैस्केड पाथ्स। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली एसक्यूएल सर्वर में ना ये चीज़ अप्लाई नहीं होती जो मैं आगे बताने वाला हूँ। फ़र्ज़ करो एक यूज़र है, वो हमने डिलीट कर दिया। अब पोस्ट का टेबल उस यूज़र को रेफरेंस करा था, तो ऑन कैस्केड इसको डिलीट करना है। अब ये पोस्ट डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से रिप्लाई के अंदर पेरेंट वो पोस्ट आईडी थी, अब वो पोस्ट डिलीट हुई है ना, तो ये रिप्लाइज भी सारे डिलीट हो जाएंगे उसके अंदर से जो इस पोस्ट के थे। तो ये जो ये जो ट्रांजिटरी प्रॉपर्टी है, पता नहीं क्या कहते हैं, इसी तरह से कुछ आता है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, हाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है ना कि ए लीड्स टू बी लीड्स टू सी लीड्स टू डी। ये जो है ना ये मल्टीपल कैस्केड पाथ्स होते हैं और ये एसक्यूएल सर्वर में अलाउड नहीं है। आप ये नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है, कि यूज़र के डिलीट होने से पोस्ट डिलीट और उसके डिलीट होने से रिप्लाई डिलीट हो। तो ये बस एक बात थी, शायद आपके डीबी लैब में काम आ जाए, शायद ये पेपर में आ जाए, क्योंकि अपेरेंटली इस बार पिछले वालों से ज़्यादा मुश्किल आना है अकॉर्डिंग टू मैम अलीना। खैर जो भी है, तो मैंने कहा बस बता दूँ। लेकिन ये सोल्यूशन उन्होंने सही कहा हुआ था, बट पता नहीं है नहीं सही। इसका एक्चुअल तरीका ये होता है कि आप ट्रिगर्स वगैरह यूज़ करते हो, लेकिन वो भी हमने पढ़े नहीं है। तो ये एक्चुअली कैसे करना होगा काम, अगर मैं यही चीज़ चाह रहा हूँ तो वो बाद में पढ़ने वाली बात है। अच्छा जी, अगला पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है स्पेसिफाई द फॉलोइंग क्वेरीज इन सीक्वल, ठीक है। और पार्ट ए जो है इसका वो कहता है लिस्ट द आईडीज एंड नेम्स ऑफ द फीमेल यूजर्स हु हैव नॉट क्रिएटेड एनी पोस्ट्स। फीमेल भी हो और उन्होंने कोई पोस्ट भी क्रिएट ना की हो। ये अब एक तरीका ये है कि आप हर बंदे का जाके देखो कि कितनी पोस्ट उसने क्रिएट की हैं, लेकिन एक ज़्यादा एफिशिएंट तरीका ये है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेरे पास यूजर्स का टेबल है, इसके मैं लेफ्ट जॉइन लगा देता हूँ पोस्ट के साथ। तो अब तमाम यूज़र रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो वाले भी जिन्होंने पोस्ट नहीं की। और आपको याद होएगा कि उस केस के अंदर वो आगे वाला सारा नल 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 हो जाता था, है ना। मतलब अगर आपके यूज़र ने पोस्ट नहीं की हुई तो पोस्ट वाले तमाम कॉलम्स नल आउट हो जाते थे। लेफ़्ट जॉइन में ऐसे होता ना। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके ना ये कर सकते हैं, इससे हमें पता चल जाएंगे तमाम वो यूज़र्स जिन्होंने पोस्ट नहीं की हुई। और मैं आगे जेंडर लगा दिया। तो ये मुझे बस एक काइंड ऑफ कूल चीज़ लगी थी, वर्थ शोइंग।
कि आप इस तरह से भी कर सकते हो इतने लंबे कामों में पढ़ने की जगह। अच्छा जी, और याद रखना यहाँ पे इज नल इसलिए आ रहा है क्योंकि इक्वल्स नल करोगे तो वो कभी भी नहीं चलेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2B, क्रिएट टेबल पोस्ट वगैरह। अच्छा हाँ सॉरी, प्रिंट आईडीज ऑफ द रिप्लाइज दैट हैव रिसीव्ड 2 और मोर रिप्लाइज। ऐसे रिप्लाइज जिनको मल्टीपल रिप्लाइज 2 या ज़्यादा, 2 से ज़्यादा है। हाँ ठीक है, मल्टीपल ही है ना, हाँ। अच्छा, अब ये किस तरह से करना होगा? आपके पास रिप्लाइज का टेबल है, ठीक है, आप किसी तरीके से काउंट कर सकते होगे वगैरह। अब पेरेंट रिप्लाई आईडी में पढ़ा हुआ है ना कि किस में होता है। अगर हम ग्रुप टुगेदर कर दें बेस्ड ऑन पेरेंट रिप्लाई आईडी, तो ये तमाम वो रिप्लाई आईडीज़ आ जाएंगी जिन जो रिप्लाई हुई हुई हैं, जिनके ऊपर आप उसके काउंट निकाल सकते हो। तो ये वही किया हुआ है। सिलेक्ट पेरेंट रिप्लाई आईडी फ्रॉम रिप्लाइज, ग्रुप बाय पेरेंट रिप्लाई आईडी हैविंग काउंट रिप्लाई आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, वैसे ये काउंट एस्ट्रिस्क भी डाल सकते हो, तो ज़रूरी नहीं रिप्लाई आईडी डालो। अच्छा, हुआ क्या है यहाँ पर? बेसिकली यहाँ पे हम आते हैं ना, आपका टेबल होएगा, चलो मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पर। सिलेक्ट फ्रॉम रिप्लाइज, ये मेरे पास टेबल है, मैं रन करता हूँ। इसके अंदर यूँ पड़ा हुआ डेटा, ज़्यादा ही जूम हो गया, हाँ यूँ पड़ा हुआ डेटा आपका, ठीक है। ये रिप्लाई आईडी है, ये पोस्ट आईडी है, रिप्लाई टेक्स्ट है, ऑथर आईडी है, पेरेंट रिप्लाई आईडी है। यहाँ पे अगर मैं ग्रुप टुगेदर कर दूँ ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट रिप्लाई आईडी, फर्स्ट करो यहाँ पे 5 की जगह 2 था, ठीक है, तो ये दोनों एक ग्रुप में हो गए, राइट। ओ भाई, Reply text row 6. इनसेन। अच्छा, ये दो रो सिलेक्ट हो जाएंगे, ओ भाई, और ये दोनों एक ग्रुप में आ गई, 1 वाली एक ग्रुप में आ गई, 7 वाली एक ग्रुप में आ गई। अब अगर मैं इनका काउंट निकालूंगा ना, फर्स्ट करो ये दो, ये यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ, तो इसका काउंट 2 है, ये मल्टीपल है, तो अगर मैं खाली काउंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ ना इनकी, तो हो जाएगा ये बेसिकली ये हुआ। हर ऐसे रिप्लाई की ग्रुप बना रहे हैं जिसके ऊपर रिप्लाई किया गया हो, और उनका काउंट निकाल रहे हैं कि कितने रिप्लाईज आए हुए हैं उस रिप्लाई के ऊपर, और अगर वो रिप्लाईज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हैं तो फिर हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हो रहा। अच्छा जी, लिस्ट द यूज़र नेम्स ऑफ यूज़र्स हु हैव रिप्लाइड टू देयर पोस्ट। अच्छा, यूज़र नेम्स ऑफ यूज़र्स आ गया, तो आपको यूज़र्स का टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा पोस्ट के साथ और रिप्लाइज के साथ। अब ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए मैं सीधा आ जाता हूँ। यूज़र्स का टेबल था हमारे पास, इनर जॉइन लगाया विद पोस्ट, ताकि हमें पोस्ट, अब हमारे पास हर पोस्ट के ऊपर उसके ऑथर आईडी की जगह साथ उसके ऑथर का नाम भी है। इतना सही है कि पोस्ट के साथ हमने अटैच कर दिया यूज़र का टेबल, ताकि हमें खाली यूज़र आईडी ना मिली हो हमें, बल्कि यूज़र नेम वगैरह भी पता हो कि ऑथर कौन था। उसके अलावा हमने इनर जॉइन लगाए रिप्लाइज के साथ, और हमने उसी पोस्ट के ऊपर, मतलब इस पोस्ट के ऊपर साथ सारे रिप्लाइज भी आ रहे हैं, और हमने सिलेक्ट किए हैं आर डॉट ऑथर आई डी इक्वल्स पी डॉट ऑथर आई डी एंड पेरेंट रिप्लाई आई डी इज नल। बेसिकली अगर रिप्लाई का ऑथर और पोस्ट का ऑथर एक ही है, और वो एक टॉप लेवल रिप्लाई है, मतलब ये नहीं है कि रिप्लाई के ऊपर रिप्लाई हुआ होता है ना कभी कभी, लाइक आपके इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे कोई दोस्त ने कमेंट किया, आप उसके नीचे रिप्लाई में कमेंट कर रहे हो। हमने उस तरह के को नहीं गिनना, हमने सिर्फ उस तरह के गिनना है जो आपने खुद ही लाइक टॉप लेवल पे खुद कमेंट किया हो। तो इसीलिए इस नल वाला लगा हुआ है कि उस पेरेंटलेस होना चाहिए, फादरलेस बिहेवियर। अच्छा, फनी हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 सी हो गया।
उसके अलावा आखिरी सवाल है जो मैं करूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है. Consider the above data sheet वैसे below है and give the output tuples generated after running the following queries. Also explain in one sentence what these queries do. आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और आपको कहा हुआ है कि हम क्वेरीज देंगे, आपने रन करके दिखाने हैं, ठीक है. तो लेकिन आपने पहले ये भी बताना कि एक सेंटेंस में करती क्या है. तो हम सिमुलेट नहीं करते, हम खाली बताते हैं कि क्वेरी कर क्या रही है और वो पढ़ने का तरीका बता देता हूँ. तो ये हमारे पास एक क्वेरी आई थी, बड़ी सी क्वेरी है. कहाँ से शुरू करूँ पढ़ना? तो आपने भी ना हमेशा उस कंप्यूटर की तरह फ्रॉम से शुरू होना. तो फ्रॉम यूज़र्स यू, अच्छा ये नेस्टेड क्वेरी है तो अब हम अंदर चलते हैं. अब यूज़र्स, अच्छा नेस्टेड क्वेरीज के बारे में बात. आपको अलाउड है, कोरिलेटेड क्वेरीज भी अलाउड हैं, लेकिन फॉर्मली सिलेबस का हिस्सा नहीं है. मतलब ये कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जो खाली उसी से होता है, लेकिन आपको अलाउड है अगर आप यूज़ करना चाहो. अच्छा, यूज़र्स यू जॉइन पोस्ट पी, ठीक है. तो आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर आप यूज़र्स और पोस्ट को ज्वाइन कर रहे हो बेस्ड ऑन यूज़र आईडी. तो ये वही वाली बात है जो पहले थी कि हर पोस्ट के साथ उसके ऑथर का नाम आ रहा है और उसके अलावा ऑथर का जेंडर आ रहा है वगैरह, इस तरह की चीज़ें. ऑथर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पोस्ट के साथ आ रही है हर रो के अंदर, हर पोस्ट के लिए. और इस टेबल को हम ज्वाइन करें रिप्लाइज के टेबल के साथ, जो पहले किया था बेसिकली वही है, ठीक है. वेयर पी डॉट टाइटल इज़ नॉट इक्वल टू इंट्रोडक्शन, ये लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है. एंड पेरेंट रिप्लाई आईडी इज़ नल. तो आप तमाम उन पोस्ट के ऊपर रिप्लाइज जिनका टाइटल इंट्रोडक्शन नहीं है और वो टॉप लेवल है, मतलब वो किसी, तो ये है इसकी डिस्क्रिप्शन. ऑल टॉप लेवल रिप्लाइज ऑन पोस्ट्स नॉट टाइटल्ड इंट्रोडक्शन. ये इसकी वन लाइन एक्सप्लेनेशन है. तो इस तरह से क्वेरीज पढ़ते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक फेसबुक फीड. हाँ, ये वाला जो था इसी तरह से पढ़ते हैं. फ्रॉम पोस्ट पी लेफ्ट जॉइन यूजर्स यू ऑन, ये वही वाली बात है. पोस्ट के ऊपर यूज़र की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर रिप्लाइज उसके ऐड कर दिए, ये उतना ही जॉइन है, ये वही चीज़ है, ये उसी टेबल के अंदर से. अब बस कुछ अब एक ट्विस्ट किया, ग्रुप बाय आ गया. ग्रुप बाय पी डॉट पोस्ट आई डी पी डॉट टाइटल यू डॉट यूज़र नेम. पोस्ट आईडी हर पोस्ट के लिए हमने ग्रुप टुगेदर कर दिया. अब हर पोस्ट के लिए ऑथर नेम और टाइटल सेम ही होएगा. ये एक ही सुपर की के ऊपर एक्स्ट्रा उन्होंने चीज़ें चढ़ाई हुई ताकि वो सिलेक्ट के अंदर शो करा सकें. तो अभी हम उसको नहीं देखते. बेसिकली हर पोस्ट जिसके अंदर ग्रुप टुगेदर कर दिए और ऑर्डर बाय काउंट आर. अब काउंट आर क्या है? वो ये है. तो अब हम सिलेक्ट पहले देख लेते हैं. यहाँ पे है पी डॉट पोस्ट आई डी एज आई डी, ठीक है. मतलब हमने ग्रुप टुगेदर बाय पोस्ट आई डी किया था ना. अब इस पॉइंट पे हमारे पास हर पोस्ट के ऊपर हर रिप्लाई की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है इस टेबल के अंदर. तो हमने जब ग्रुप टुगेदर बाय पोस्ट किया ना, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रिप्लाइज भी पड़े हैं. तो ये तो वही है ना चीज़ें, टाइटल क्या है, यूज़र नेम क्या है. फिर आ जाता है कि इस स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर इस ग्रुप के अंदर जो कि एक पोस्ट रिप्रेजेंट कर रहा, कितने रिप्लाइज हैं टोटल, ठीक है. और उसके बाद एज काउंट आर. अच्छा, अब कुछ पोस्ट होती हैं जिनको रिप्लाई हो ही ना, तो उस केस के अंदर आप अगर काउंट एस्ट्रिस्क डाल दोगे ना, वो फिर भी 1 बताएगा कि वो नल को भी गिन रहा होता है. ये मैंने पहले बताई थी बात, काउंट नल और काउंट कॉलम के बीच में डिफरेंस. तो इसलिए हम यहाँ पे काउंट कॉलम यूज़ करते हैं. तो एज काउंट आर ये हो गया. तो ये ज़ीरो भी शो करेगा, मतलब वरना वो ज़ीरो वाले केस के अंदर बिना वजह गलत 1 बताता जाएगा अगर आप काउंट एस्ट्रिस्क डाल दोगे यहाँ पे. फिर हमने ऑर्डर बाय कर दिया. तो बेसिकली अगर अब आप इसको असेस करो क्या हो रहा है. तो ये आपने ग्रुप्स बना दिए हैं. ये क्या शो करा रहा है? पोस्ट आईडी शो करा रहा है, पोस्ट का टाइटल शो करा रहा है, ऑथर का नाम शो करा रहा है, और इसको अरेंज इस तरह, और उसके बाद नंबर ऑफ़ रिप्लाई शो करा रहा है. और अरेंज इस तरह से किया हुआ है कि ज़्यादा रिप्लाइज वाले जो पोस्ट हैं वो ऊपर हैं. तो ये और ये आखिरी चीज़ है, शो द, अच्छा हाँ, ये तो मैं पूरा बार आंसर ही पढ़ी जा रहा हूँ. अच्छा खैर, फ्रॉम यूज़र्स यू जॉइन पोस्ट पे ऑन यूज़र आईडी. तो ये वही बात है कि पोस्ट और ऑथर की पूरी इन्फॉर्मेशन ग्रुप बाय यूज़र आईडी यूज़र नेम. वही वाली बात कि
असल की यही है, वो बस एक्स्ट्रा शिट ऊपर यहाँ पे डालने के लिए यूज़र नेम ये इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ। हैविंग काउंट एस्टरिस्क ग्रेटर देन 1, तो तमाम वो पोस्ट ग्रुप टुगेदर बाय आईडी। अच्छा ठीक है, तो तमाम वो यूज़र्स जिनकी मल्टीपल पोस्ट्स हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे ऑर्डर बाय वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बता ही देते हैं। ऑर्डर बाय यूज़र आईडी डिसेंडिंग, यूज़र नेम डिसेंडिंग, काउंट पी डिसेंडिंग। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी क्राइटेरिया है और ये टर्शरी क्राइटेरिया है। तो ये वाले कितना मैटर नहीं करता, ये बस सिमुलेट जब कर रहे होगे ना रियल वैल्यूज़ के साथ तब होएगा। लेकिन आपको समझ आ गया ये क्या करती है, ठीक है, कि तमाम वो यूज़र्स जो एक पोस्ट से ज़्यादा कर चुके हैं, क्योंकि हैविंग लगा हुआ था ना। और यहाँ तक डीबी का सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, और इसके अंदर वैसे कुछ है नहीं। तो बस इतना ही मेरे पास है शेयर करने के लिए। होपफुली थोड़ी सी समझ आ गई हो। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे महसूस हुई कि यार अगर लाइव ऑडियंस होती तो ज़्यादा बेहतर होता, कम से कम पता चलता है कितनी बात समझ आ रही कितनी नहीं आ रही। बट क्या किया जा सकता है। एनीवेज, गुड लक।